नमस्कार दोस्तों, मैं फरजान आप लोगों का स्वागत करता हूं नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन लॉक। तो इससे पहले हम 2-3 राइटर और भी करा चुके हैं, जिसमें हमारा पहले कन्फ्यूशियस था, उसके बाद हमने प्लेटो को कंप्लीट करवाया, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल यानी अरस्तू को करवाया था, फिर मैकियावेली को करवाया था। तो मैकियावेली के बाद फिर हमने हॉब्स को करवाया है, और हॉब्स के बाद अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जॉन लॉक रहेगा। तो शुरू करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अगर कोई भी विद्यार्थी अपने नेट जेआरएफ या सेट या फिर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं जो यूपीएससी के लिए, या फिर कोई भी लेक्चरशिप से संबंधित नेट जेआरएफ या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपकी समस्या या डाउट है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हर एक चीज़ का हम सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर का जो पार्ट 1 है हमारा, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो उसमें आज के जो टॉपिक है वो हमारा जॉन लॉक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जॉन लॉक का हम पहले कुछ हेडिंग्स हमने दिए हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। पहला इसमें रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन के बाद रहेगा अनुभववाद, क्योंकि अनुभववादी विचारक हैं। उसके बाद वे प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। ये अनुभववादी हैं, तो प्राकृतिक जो सिद्धांत दे रखे हैं इनसे पहले उनका खंडन करते हैं। और पितृसत्तात्मकता का जो पेट्रियार्की है या फिर पितृसत्तात्मक जो विचारधारा है उसका खंडन करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है जो इनका, ये देखेंगे। फिर संपत्ति पर विचार देखेंगे। उदारवादी ये विचारक हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, वो हम चेक करेंगे। और उसके बाद इनका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक है इनका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो इनका, सामाजिक समझौता, ये कंप्लीट तरीके से देखेंगे। ये कैसे, क्यों, कब, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव स्वभाव है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं वो देखेंगे। फिर प्राकृतिक अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था के बाद विधि एवं स्वतंत्रता के मध्यम संबंध है, प्राकृतिक नियम है। फिर लोक के सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या था। उसके बाद प्रकृति पर इनके जो क्रांति पर जो इनके विचार हैं वो देखेंगे। इसके बाद राज्य के कार्य क्या क्या हैं। लोक की शासन प्रणाली क्या है वो देखेंगे। शासन प्रणाली के बाद इसकी कुछ राइटरों के द्वारा, जैसे सीवी मैकफर्सन है के द्वारा आलोचना की गई है, क्यों की गई है वो हम आलोचना देखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष हैं, और निष्कर्ष के बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो देखेंगे कंप्लीट तरीके से, ठीक है। कितनी रचनाएं हैं, रचनाओं में क्या क्या दे रखा है, इनकी जो बुक हैं कौन सी बुक में क्या क्या विचार दे रखे हैं, वो हम कंप्लीट तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो जॉन लॉक हमारा आज का जो विचारक है उसको आइए शुरू करते हैं हम। जॉन लॉक का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता माना जाता है, यानी जॉन लॉक पहले ऐसे विचारक हैं जो अनुभववादी हैं, और अनुभववाद के जन्मदाता इनको माना जाता है, फादर ऑफ अनुभववाद। तो उदारवाद के, अभी अनुभववाद का जब जन्मदाता इनको माना गया है, तो उदारवाद का पिता भी इनको बोला गया है, क्योंकि जो उदारवाद है अनुभववाद से संबंधित विचारधारा है, तो उदारवाद के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। और अधिकारों के सिद्धांतों के जन्मदाता, यानी जो प्राकृतिक अधिकार, इन्होंने 3 अधिकारों के बारे में बोला है, तो उनके भी इनको जन्मदाता और बोला गया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का जन्मदाता लॉक को ही माना गया है, यानी सामान्य बुद्धि का दार्शनिक बनाता है। अब ये दोबारा हम देख लेते हैं। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता, उदारवाद के पिता, अधिकारों के सिद्धांतों के जन्मदाता, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस का दार्शनिक बनाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो हमने जितनी हेडिंग्स दे रखी हैं नीचे, तो उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा है। तो वेपर का कहना है कि जॉन लॉक एक महान परंपरा का पहला उदारवाद, यानी पहला जो महान परंपरा का पहला प्रवक्ता यानी उदारवाद का, और एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता यानी मध्यकाल का, इसको माना गया है, ठीक है, किसके द्वारा, वेपर के अनुसार।
तो जॉन लॉक रिचर्ड्स हुकर की जो बुक है एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और उसके बाद देखते हैं हम जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर, जो रॉबर्ट फिल्मर हैं ये इनके उस टाइम के प्रतिद्वंदी हैं, तो इनकी जो बुक है पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन इन्होंने किया है। यानी जो रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक है पेट्रियार्का और उसका जो थ्योरी है पितृसत्तात्मक और या फिर द नेचुरल पावर ऑफ किंग, तो इनकी इन्होंने आलोचना की है। तो आलोचना के बाद देखते हैं इसने राजा की प्राकृतिक शक्तियों का खंडन किया है। जो पेट्रियार की जो इनकी बुक थी रॉबर्ट फिल्मर की, इन्होंने उनका खंडन किया था और इनकी जो आलोचना की गई थी नेचुरल पावर ऑफ किंग की। और उदारवाद आगे अनुभववाद खंडन किया है। राजा की प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया गया और आगे अनुभववाद समानता पितृसत्तात्मकता का खंडन, प्राकृतिक अधिकारों और संपत्ति, उदारवाद, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, उसके बाद क्रांति है, शासन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं इन सब का हम आगे गहराई से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने इसमें देखा है उदारवाद, सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, क्रांति, शासन पर अपने विचार किस टाइप से इन्होंने रखे हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अनुभववाद में इन्होंने क्या बोला है। तो पहला हमारा रहेगा अनुभववाद। अनुभववाद में जॉन लॉक क्या बोलते हैं वो देखेंगे। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान, यानी जो अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। अनुभववादी ये मानते हैं कि जो व्यक्ति का जितना भी ज्ञान होता है वो अनुभव पर आधारित होता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे हम बोलते हैं आँख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, तो ऐसी 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी को अनुभववाद ज्ञान बोला जाता है। ठीक है, इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध होता है या फिर सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली प्लेट के समान होता है। जो अनुभववादी बोलते हैं जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है यानी दिमाग है वो खाली प्लेट की तरह होता है। ठीक है, यानी टाबुला रासा इसको बोला गया है। खाली जो व्यक्ति का दिमाग है खाली प्लेट की तरह होती है, वो अनुभव से ही भरती है। ठीक है, कोई भी ज्ञान प्रज्ञानोभाविक नहीं। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचारक है। तो जो अनुभववाद वर्सेस बुद्धिवाद ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभवपूर्व या अनुभविक होता है। यानी जो ज्ञान होता है, बुद्धिवाद क्या बोलते देखो, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व, अनुभव से पूर्व का होता है। ये जो अनुभववादी बोलते हैं जो ज्ञान होता है वो अनुभव से पूर्व होता है, लेकिन जो अनुभववादी हैं वो बोलते हैं कि जो ज्ञान होगा वो हमें अनुभव। और बुद्धिवादी क्या बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो अनुभव से पहले मिलेगा, और अनुभववादी बोलते हैं कि ज्ञान अनुभव से ही हमें मिलेगा, यानी जब अनुभव होगा तब हमें ज्ञान मिलेगा। ठीक है, दोनों अपोजिट विचारधाराएं हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांतों का खंडन। तो प्राकृतिक अधीनताओं के जो सिद्धांतों का खंडन है वो देखते हैं रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। यानी जो रॉबर्ट फिल्मर की जो बुक थी पेट्रियार्का उसमें और द नेचुरल पावर ऑफ किंग में बोला गया था कि जिस प्रकार से बच्चे पर पिता का प्राकृतिक अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का भी प्रजा पर प्राकृतिक अधिकार होता है। इसका खंडन किया था जॉन लॉक ने। ठीक है, इस विचार को लॉक ने स्वीकार कर दिया और लॉक के अनुसार बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि प्रजा बच्चा नहीं है। यानी जो पिता बच्चे को निर्देश देता है वो इस आधार पर देता है कि वो अल्पवयस्क है, लेकिन जो राजा होता है वो प्रजा को आदेश या निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि प्रजा बच्चा नहीं है, समझदार है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति द्वारा, यानी व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। यानी जो शासन
होगा जो शासन किया जाएगा व्यक्तियों पर, वो राजा एक ही रूल या फिर रेगुलेशन के अनुसार कर सकता है, वो है सहमति। यानी जो आम जनता सहमति देगी राजा को, तभी वो उन पर शासन कर सकता है, अदरवाइज उनका प्राकृतिक अधिकार नहीं है। और प्राकृतिक अधिकार इस आधार पर नहीं है कि वो राजा है और प्रजा उसके बच्चे की तरह है, ठीक है। इसका खंडन किया जाता है लोक के द्वारा। तो प्राकृतिक सत्ता राज्य का खंडन, यानी जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन। अब यहाँ पेट्रियार्की की जो बुक थी रॉबर्ट फिल्मर की, उसकी भी जो आलोचना की गई थी वो नेचुरल पावर ऑफ किंग के अनुसार की गई थी। अब यहाँ देखते हैं पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन क्यों किया गया है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांतों का खंडन किया, जो हम यहाँ देख चुके हैं, जिसका उल्लेख रॉबर्ट फिल्मर ने किया था। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण के बाद ही संभव है, यानी व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण के बाद ही संभव है व्यक्तियों की सहमति, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण राज्य का नागरिकों पर नियंत्रण से अलग होता है। दोनों में एक ही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है। इनका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी थिंकिंग है, थ्योरी है, वो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें ये 3 प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं, 3 अधिकारों की बात करते हैं। पहला है जीवन, दूसरा है स्वतंत्रता, फिर है संपत्ति। तो ये 3 इनका अधिकार हैं, ये पढ़ लेते हैं। अधिकारों के सिद्धांतों का जन्मदाता, यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का जन्मदाता इनको बोला गया है, किसको? जॉन लॉक को। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया है। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकारों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को अधिकारों को भी संपत्ति के अधिकार में निहित माना है। यानी इसको दोबारा देख लेते हैं। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकारों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, यानी जो संपत्ति का अधिकार है उसको ज़्यादा महत्व प्रदान किया है, तथा जीवन, स्वतंत्रता के अधिकारों को संपत्ति के अधिकारों में निहित माना है। अगर बोला जाए तो कि मतलब जैसे प्राकृतिक अधिकारों में इन्होंने 3 अधिकार दिए हैं, जिनको बोलते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लेकिन संपत्ति के अधिकार में इन दोनों को भी शामिल किया गया है। बोलते हैं कि संपत्ति का अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, जो नेचुरल अधिकार, वो भी शामिल है, ठीक है, जिसको प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। तो जॉन लॉक सीधा सीधा संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं। व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं, यानी जो इनको व्यक्ति को जो अधिकार, प्राकृतिक अधिकार है, वो जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी त्वचा का रंग। जॉन लॉक के विचारों में अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन, ये जो जेफरसन है वो यूएस संविधान यानी जो अमेरिका संविधान निर्माता हैं, और मेडिसन प्रभावित हैं, ये दोनों इनसे प्रभावित हैं। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। अगर पूछा जाए कि जेफरसन और मेडिसन, ये और जॉन लॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इन दोनों ने कौन से अधिकार दिए हैं, तो इनमें जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों में सेम है। वो संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं लोग, और ये बात करते हैं सुख लेने का अधिकार। तो इन्होंने भी ये प्राकृतिक अधिकारों को समर्थन किया है। जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने भी किया था। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन कौन से विचारक हैं, तो ऑप्शन दे दें, जिसमें जॉन लॉक, और दूसरे पे दे दे जेफरसन और मेडिसन, तीसरे में दे सकते हैं थॉमस पेन, तो और चौथे में कोई और राइटर दे सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है। तो ये तीनों हैं, तो तीनों का आप याद रखिए। थॉमस पेन हो गया, जेफरसन हो गया, मेडिसन हो गया और जॉन लॉक हो गया। थॉमस पेन द्वारा किया गया, जिन्होंने इनकी बुक है जो राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। अतः व्यक्तियों में प्राकृतिक अधिकारों को अधिक छीना नहीं जा सकता। तो अगर थॉमस पेन की बुक के बारे में पूछ लिया जाए कि थॉमस पेन की बुक कौन सी है, तो द राइट ऑफ मैन इनकी बुक है, और ये भी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, ठीक है। संपत्ति का विचार। मैकफरसन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य, अभी संपत्ति के विचार को देख लेते हैं। C.B. मैकफरसन क्या बोलते हैं संपत्ति के अधिकार के लिए। जॉन लॉक द्वारा राज्य और सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांतों
को औचित्य प्रदान करना था। ये क्या है कि जो संपत्ति का अधिकारों की जो ये समर्थन करते हैं जॉन लॉक, तो इनकी आलोचना की जाती है सीबी मैकफर्सन के द्वारा। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी सीबी मैकफर्सन के अनुसार जॉन लॉक द्वारा राज्य व सरकार के निर्माण का मूल उद्देश्य संपत्ति के सिद्धांतों को औचित्य प्रदान करना। तो ये सीधे सीधे बोलते हैं संपत्ति के सिद्धांतों को औचित्य प्रदान करने के लिए ही जॉन लॉक संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत देते हैं। संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके स्वामित्व में स्थित वस्तु है। यानी ये क्या बोलते हैं, संपत्ति को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने कहा है कि संपत्ति व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनके स्वामित्व में स्थित वस्तु है। संपत्ति का आशय भूमि व वस्तुओं से है। जॉन लॉक ने मूल्य में श्रम सिद्धांतों का निर्माण करते हुए कहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है। यानी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनमें अपना श्रम मिलाने के बाद व्यक्ति संपत्ति का स्वामी बन सकता है या बन जाता है। ठीक है, उसके अनुसार प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं। व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना है। जॉन लॉक संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाए। यानी जो प्राकृतिक संपत्ति है, जो प्राकृतिक नेचुरल संसाधन है, उनको हम अपनी संपत्ति कैसे कर सकते हैं, उसमें अपना श्रम मिलाकर उनको अपनी संपत्ति में शामिल कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति को ज़्यादा इकट्ठा ना किया जाए, दूसरों के लिए भी छोड़ी जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उदारवादी विचारक। ठीक है, तो उदारवादी विचारक में हम देख लेते हैं जॉन लॉक का। तो उदारवादी विचारक इनको क्यों बोला गया है, अगला हेडिंग हमारा ये है। ठीक है, जॉन लॉक उदारवाद के जन्मदाता हैं। उदारवादी विचारक मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। जो उदारवादी विचारधारा है, पहले इनके जो जन्मदाता कौन है, जॉन लॉक हैं। और दूसरी बात यह है कि उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्ति पर फोकस करती है, समाज या राज्य पर फोकस नहीं करती। इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जॉन लॉक के विचारों में उदारवाद के निम्नलिखित सिद्धांत पाए जाते हैं। तो उदारवाद के जो निम्नलिखित सिद्धांत कौन कौन से पाए जाते हैं, इनमें स्वतंत्रता है, सहिष्णुता है, जिसमें लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस नामक पुस्तक में सहिष्णुता पर विचार किया गया। यानी स्वतंत्रता, सहिष्णुता और सहमति का शासन, और चौथा है संवैधानिक शासन। तो उदारवादी विचारधारा है जो ये व्यक्तिवादी विचारधारा है, और इसमें कुछ मेन पॉइंट होते हैं, जैसे स्वतंत्रता है, सहिष्णुता है, या फिर सहमति का शासन है, या फिर संवैधानिक शासन है। ठीक है, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत अगला है हमारा थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इनका, जॉन लॉक का। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। लॉक ने हॉब्स की तरह ये माना है कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें से जो प्रचलित सिद्धांत ये था, इनसे पहले जो लॉक से पहले या फिर हॉब्स से पहले ये था, हॉब्स और लॉक ने दोनों ने तो ये माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है व्यक्तियों के समझौते के अनुसार ही हुई है। ठीक है, उससे पहले जैसे हम प्लेटो या अरिस्टोटल को प्लेटो अरस्तु को पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो नेचुरल है, यानी होनी ही होनी है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा, और समाज से राज बनेगा। तो ये प्राकृतिक मानते हैं, और ये समझौते का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, तो यानी लॉक और हॉब्स कि ये है, हॉब्स और लॉक की तरह ये है माना कि सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी हॉब्स और लॉक ने यह माना है कि सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए अपनी सहमति से राजनीतिक समाज बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात, लॉक के अनुसार लोग अपने सभी अधिकार राज्य को नहीं सौंपते। यानी लॉक ये बोलता है कि जैसे हॉब्स ने क्या बोला था कि सारे जो व्यक्तियों के अधिकार हैं वो संप्रभु को सौंप दिए हैं, लेकिन लॉक ये बोलते हैं, लॉक के अनुसार लोग अपने सभी अधिकार राज्य को नहीं सौंपते हैं। मुख्यतः न्याय लागू करने की व्यक्तिगत शक्ति को राजनीतिक समाज को सौंपते हैं। उसने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की। समझौता पूर्व राजनीतिक
था, पूर्व सामाजिक नहीं। यानी जो समझौता हुआ है लॉक के अनुसार, पहले हम हॉब्स के अनुसार समझते हैं। हॉब्स के अनुसार ये था कि एक समझौता होगा जिसमें व्यक्ति कुछ व्यक्ति मिलकर समझौते करेंगे, जिसमें एक ही समझौते में 3 संस्थाओं का निर्माण होगा, जिसमें पहला समाज होगा, फिर समाज के बाद राज्य होगा, और राज्य से पहले हमारा परिवार होगा। तो परिवार होगा, समाज होगा, फिर राज्य होगा, और राज्य से पहले हम सरकार की बात करते हैं, ठीक है। परिवार, समाज, राज्य, या फिर राज बोल दो, या फिर आप सरकार बोल सकते हो उसको, ठीक है, राज्य और सरकार। तो उन्होंने इनमें भेदभाव नहीं किया है, अलग अलग डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बोला एक ही समझौते से सबका निर्माण होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि जो समझौता होगा पूर्व राजनीतिक होगा, पूर्व सामाजिक नहीं। यहाँ समाज पहले से है। व्यक्ति समझौता करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, समाज से सरकार, राज्य का निर्माण करेंगे, राज्य फिर सरकार का निर्माण करेंगे, ठीक है। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकार अपने पास रखे, केवल एक अधिकार, दंड देने का अधिकार सौंपा, और टूटने के बाद सरकार समाप्त होगी, इसलिए व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में ही रहेगा। अपनी शक्तियाँ बहुमत व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा समुदाय को प्रदान की। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौते में जो व्यक्ति अपने जो राज्य को जो शक्ति देगा वो एक ही शक्ति रहेगी, उसको बोलते हैं दंड देने की शक्ति। बाकी जो जितने भी पावर हैं, शक्तियां हैं, अधिकार हैं, वो सब व्यक्तियों के पास रहेंगे, यानी समाज के पास रहेंगे, ठीक है। तो मानव स्वभाव क्या है ये देख लेते हैं। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक है, वह दुख से बचना चाहता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक अच्छा है, यानी अच्छा स्वभाव है। और लेकिन इनसे जो पहले जो मैकियावेली हैं, थॉमस होब्स हैं, और आगे रूसो भी आएंगे, वो मानव स्वभाव को इन्होंने अच्छा नहीं बोला है, ठीक है। हॉब्स और मैकियावेली हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्ति धूर्त है, मक्कार है, और लालची है, कपटी है, तो ये बोलते हैं मानव स्वभाव को। लेकिन ये बोलते हैं नेक और अच्छा स्वभाव है व्यक्ति का। व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्राकृतिक अधिकारों में लोगों ने संपत्ति का सबसे अधिक महत्व दिया है। यानी जो अधिकार 3 अधिकार दिए थे, जिसमें पहला जीवन है, उसके बाद स्वतंत्रता है, फिर संपत्ति है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने जो ध्यान दिया है जॉन लॉक ने, वो प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को दिया गया है। इसी की आलोचना जो करते हैं मैकफर्सन, यही बोलते हैं कि जो इन्होंने जॉन लॉक के जो विचार हैं, इन्होंने वो विचार को सिर्फ संपत्ति के अधिकारों को बचाने के लिए ही दिया है। तो इनकी आलोचना भी होती है, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था क्या है ये देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था, जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना लिखी थी इन्होंने। तो उसमें जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध अवस्था में अंतर होता है। यानी जो प्राकृतिक अवस्था है और युद्ध की अवस्था में अंतर होता है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं। प्राकृतिक अवस्था परस्पर शांति और सहयोग की व्यवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि विद्यमान थी। यानी प्राकृतिक जो व्यवस्था थी, थॉमस होब्स की बात करें तो प्राकृतिक अवस्था क्या थी, जंगल राज्य था। माइट इज़ राइट, या फिर बोले जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो बोलते हैं। लेकिन थॉमस होब्स के बाद जैसे लॉक को हम पढ़ते हैं, तो लॉक ये बोलते हैं कि प्राकृतिक जो अवस्था है और युद्ध की अवस्था में अंतर है। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति सही रूप से रह रहे थे, वो पूर्व राजनीति थी, पूर्व राजनीतिक थे, पूर्व सामाजिक नहीं थे। समाज स्थित था, समाज के अनुसार कुछ नेचुरल लॉ थे, कानून थे, तो वो प्राकृतिक तरीके से चल रहा था। लेकिन पूर्व राजनीतिक नहीं था, वहाँ राजनीति नहीं थी, समाज था, ठीक है। तो विधि एवं स्वतंत्रता के मध्यम संबंध क्या बोलते हैं जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ हो जाती है। तो विधि के बारे में जॉन लॉक क्या बोलते हैं वो देखते हैं। विधि एवं स्वतंत्रता, ठीक है। तो जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का संरक्षक नहीं करती, बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है। यानी जो विधि है वो स्वतंत्रता को कम नहीं करती, उसको बढ़ाती है, वृद्धि करती है।
विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है, यानी विधि का अभाव अगर रहेगा तो वहाँ स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी। प्राकृतिक नियम। अब प्राकृतिक नियम क्या चीज़ है? जो प्राकृतिक नियम अभी जो इसमें बोला गया है, प्राकृतिक जो हमारा लॉ के अनुसार जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे पहले के जो नियम थे उनको हम प्राकृतिक नियम बोलते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि इसको बोला गया है। मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि है। सिसरो के अनुसार क्या है प्राकृतिक नियम? तो प्राकृतिक नियम में दो चीज़ें हैं। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक नियम का अभिप्राय मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि है। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि का अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों से समुचित सृष्टि संचालित हैं। यानी सिसरो बोलते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार ही पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है, चल रही हैं, उन्हीं को प्राकृतिक नियम बोला गया है। ठीक है। और लोक के अनुसार मध्यकालीन ईश्वरीय सार्वभौमिक विधि को ही प्राकृतिक विधि बोला गया है। व्यक्ति बुद्धिमान होने के कारण ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का संचालन करता है। तो प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक नियम ये था इनका। लोग ने सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या था? अब ये बोलते हैं जो सामाजिक समझौता हुआ है वो क्यों हुआ था, उसका मूल कारण क्या था, वो कारण हम जान लेते हैं। तो उसका कुछ कारण ये है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असुविधा थी, यानी प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी जो निम्नलिखित हैं। पहला है एक स्पष्ट एवं मानव निर्मित नियम का अभाव, यानी एक स्पष्ट मानव निर्मित नियम का अभाव था। ठीक है। इन नियमों को क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं की अनुपस्थिति थी, यानी कोई संस्था नहीं थी। नियमों का अभाव, संस्थाओं की अनुपस्थिति और नियमों में व्याख्या करने वाले किसी भी निश्चित संस्था का अभाव, यानी एक तो नियम भी नहीं थे और नियम बनाने वाली प्रक्रिया भी नहीं थी, या फिर बोला जाए कोई अथॉरिटी नहीं थी। उसके बाद इसका नियमों की व्याख्या करने के लिए भी कोई संस्था नहीं थी। तो दो समझौते हुए उस टाइम। जॉन लॉक के विचारों में निम्नलिखित दो समझौते पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का मूल कारण क्या थे? ये तीन कारण थे जो हमने अभी पढ़े हैं। तीन कारणों के बाद दो समझौते होते हैं जिसमें जॉन लॉक के विचार निम्नलिखित सामाजिक समझौते पाए जाते हैं, यानी दो समझौते होते हैं इसके बाद। पहला होता है, पहले समझौते में व्यक्ति ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। तो पहले समझौते में नागरिक समाज का निर्माण होगा। दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य और सरकार का निर्माण किया गया। यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें तीन चीज़ें नहीं थी। एक, नियम नहीं थे, संस्था नहीं थी, नियम बनाने वाली संस्था नहीं थी, और उसको रेगुलेट करने वाली भी संस्था नहीं थी। उसके बाद दो समझौते होते हैं जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या सामाजिक समझौता जिनको बोला गया है, जिनको हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। सामाजिक समझौता ये वाला। तो ये सामाजिक समझौता जो होता है ये दो टाइप से होता है। पहले दो समझौते होते हैं। पहले समझौते में नागरिक समाज बनता है, दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा राज्य और सरकार का निर्माण होता है। ये दो समझौते होते हैं। ठीक है। जॉन लॉक ने समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार राज्य को सौंपा, यानी जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का जो अधिकार है वो राज्य को सौंपा है। राज्य या नागरिक समाज में अंतर नहीं किया उन्होंने। राज्य या नागरिक समाज में उन्होंने अंतर नहीं किया है। समझौते के पश्चात भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों के पास ही सुरक्षित रहेंगे, यानी जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो समझौते के बाद खत्म नहीं होंगे, वो व्यक्ति के पास ही रहेंगे। ठीक है। जॉन लॉक के व्यक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, यानी जॉन लॉक का जो विचार है व्यक्तिगत, या फिर उसमें व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जॉन लॉक के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, या फिर बोला जाए तो जॉन लॉक की जो विचारधारा है अनुभववाद, या फिर हम बोलें उसको सामाजिक समझौता उनका जो हुआ है वो व्यक्ति पर आधारित है। ठीक है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए सरकार का 3 अंगों में विभाजन कर दिया। अभी जो समझौता हुआ है उसमें क्या है कि जो पहले जो पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक था, पूर्व राजनीतिक नहीं था, जो उनका सामाजिक समझौता हुआ है, तो उसमें जो 3 चीज़ें नहीं थी, अब सरकार को उन 3 भागों में इन्होंने बांटने की
कोशिश की है। तो सरकार को सीमित करने के लिए 3 भागों में बांटा है। जैसे पहला विधायिका है, फिर कार्यपालिका है, उसके बाद संधि निर्मात्री शक्ति है। तो इन 3 भागों में सरकार को बांटने की कोशिश करते हैं। राज्य को सीमित करने के लिए लोक ने संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी अगर राज्य को इन्होंने संप्रभु शब्द का प्रयोग राज्य के लिए किया ही नहीं है इन्होंने, तो इन्होंने जो प्रयोग किया है वह है ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग। ठीक है, उसने संप्रभुता के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्रांति का विचार देख लेते हैं इनका। लोक ने क्रांति का विचार, जो लोक है उन्हें क्रांति के विचार क्या क्या हैं? जॉन लोक के विचारों में सीमित संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। राज्य ने संभावित निरंकुश व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए निम्नलिखित आधारों पर क्रांति को औचित्य ठहराया है। यानी क्रांति को किस आधार पर इन्होंने औचित्य ठहराया वो भी देख लेते हैं। यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे, तो अगर जो राजा है या कोई व्यक्ति विधि के स्थान पर, यानी जो विधि बनाई है समाज के द्वारा, राज्य को दी गई विधि है जो, अगर उसका उल्लंघन करता है राजा या एक व्यक्ति, तो ये उस स्थान पर निरंकुश शासन करने लगे। तो निरंकुश शासन अगर आएगा तो यहाँ पर क्रांति की जा सकती है आम व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे तो क्रांति की जा सकती है। जब राजा निरंकुश रूप से चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे, जब राजा या विधायिका नागरिकों को किसी भी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उनका पालन न करे, यदि सर्वोच्च अधिकारी विधि की अवहेलना या उनका पालन न करे। जॉन लोक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने योग्य है। जॉन लोक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जा सकता है। राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है, जबकि होब्स के अनुसार, अब मैं पहले भी यहाँ बता चुका हूँ, ध्यान देने योग्य बात यह है, होब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी। यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे, अगर होब्स की बात करें तो अगर ये क्रांति होती है तो वहाँ पर पुनः प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी। तो व्यक्ति है जो पुनः उसी अवस्था में चला जाएगा जहाँ से उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। लेकिन लोग के इसमें ऐसा नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि अगर क्रांति होगी तो वो सरकार के खिलाफ होगी, समाज के खिलाफ नहीं होगी। सरकार को हटाकर दूसरी सरकार चुनी जा सकती है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पावर देते हैं, वो है दंड देने का अधिकार। लेकिन जो होप्स हैं वो सारे अधिकार उसी को सुप्रीम, जो कॉमनवेल्थ जिसको बोले हम, या फिर हम बोले राज्य है, या फिर राजा अगर बोलें, उसको दे दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि बैक पीछे हटने का अधिकार नहीं है, वो सारे एक ही समझौते में सारा अधिकार दिए गए हैं। यानी एक समझौते में 3 संस्थाओं का निर्माण होता है। और यहाँ जो लोग बोलते हैं वो दो समझौते होते हैं। पहले में सामाजिक, पहले समाज बना है, उसके बाद दूसरे में राज्य और सरकार बना है। ठीक है, होब्स के विचारों में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण एक ही समझौते से हुआ था। लोक ने सरकार को एक ट्रस्ट या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। जॉन लोक ने क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। जो जॉन लोक ने क्रांति के स्थान पर शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है स्वर्ग से प्रार्थना, अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है। तो राज्य के कार्य क्या क्या रहेंगे अब ये भी लोक ने बताए हैं। तो राज्य के जो कार्य हैं, जॉन लोक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों का उल्लेख किया। यानी जो राज्य हो नकारात्मक होगा। पहली बात तो विधि व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं से आक्रमण से रक्षा करना। राज्य की प्रकृति कैसी रहेगी? नकारात्मक, पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, या फिर हस्तक्षेपवादी राज्य, लेजर्स फेयर स्टेट। तो इसका अभिप्राय क्या है? समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना, पितृसत्तात्मक राज्य का अभाव होना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हस्तक्षेपवादी राज्य। तो राज्य की प्रकृति ये 4 टाइप की उन्होंने बताई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है हस्तक्षेपवादी राज्य। ठीक है, तो लोक की शासन प्रणाली, अब शासन प्रणाली देख लेते हैं। सहमति का शासन, सीमित शासन। जॉन लोक राजतंत्र का विरोधी था।
परंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। ये इन्होंने क्या है कि राजतंत्र के विरोधी हैं, लेकिन राजनीतिक सॉरी संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हैं ये। जॉन लॉक के अनुसार प्रतिनिधि शासन में सबके लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। जॉन लॉक के अनुसार लोकतंत्र एक साधन, उदारवाद साध्य, यानी जो लोकतंत्र एक साधन है, उदारवाद साध्य है, उसका एक साधन है लोकतंत्र। ठीक है। व्यक्तिवादी साधन था। व्यक्ति को राज्य या समुदाय से ज़्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहलाते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुख बढ़ाने वाले राज्य को साधन मानते हैं। इसलिए उदारवादी उपयोगितावाद विचारक व्यक्ति की मान्यता में विश्वास रखते हैं। तो ये जो उदारवादी विचारक हैं, व्यक्तिगत समानता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, व्यक्ति को मैन मानते हैं, यानी साध्य मानते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो साधन है। लोक के विचारों में अंतर्निहित विरोधाभास। अब विरोधाभास भी देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। इनकी बातों में विरोधाभास इसलिए सामने आते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ें सीधा बोल देते हैं फिर उल्टा घूम जाते हैं, तो उनको विरोधाभास बोलते हैं। जॉन लॉक के विचार एक अनुभववाद से प्रारंभ होता है। दूसरी ओर मध्यकालीन विचारक रिचर्ड्स हुकर का उन पर प्रभाव पड़ता है। जॉन लॉक के विचारों में हॉब्स की भ्रांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है, क्योंकि उसने 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। 4 स्तर पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। पहला, सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, यानी इन्होंने क्या है कि सर्वोच्च शक्ति की जो कल्पना करी है वो 4 जगह पर की है। पहला है सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी, जबकि सरकार में सर्वोच्च समुदाय होगा। सरकार में विधायिका सर्वोच्च रहेगी और दूसरे में सरकार से सर्वोच्च समुदाय रहेगा। समुदायों का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि है। तो इनका ये समझ में नहीं आता है कि प्राकृतिक विधि को इम्पोर्टेंट मानते हैं या फिर समुदाय को मानते हैं या फिर सरकार और विधायिका सर्वोच्च, इन दोनों में से किसको मानते हैं। तो इनका विरोधाभास है। आगे देखते हैं। इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है कि व्यक्ति में प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समुदाय का दंड का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी जो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है या समुदाय का दंड देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन पे भी ये विरोधाभास रहते हैं, इनमें भी एक कन्फ्यूज़न है इनको। ठीक है। व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समाज महत्वपूर्ण है, इनमें भी ये डिफरेंस नहीं कर पाया अच्छे से। तो समझौता 1 या 2 स्पष्ट नहीं है, यानी जो समझौते हुए हैं इन्होंने 2 प्रकार से बताए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले समझौते में क्या हुआ है, दूसरे समझौते में क्या हुआ है। इन्होंने बोला है कि 2 समझौते होंगे, पहले में सोसाइटी नागरिक समाज बनेगा, दूसरे में राज्य और सरकार बनेगा। ठीक है। तो ये इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है, सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया है, या फिर इनका जो थ्योरी है, थ्योरी में इन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया। तो आगे देखते हैं इनकी आलोचना देखते हैं। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की, यानी जो बेंथम है, जेरेमी बेंथम, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवासों से बढ़कर बकवास है। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट JRF में। तो अगर पूछा जाए कि थॉमस हॉब्स ने किस विचारक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों से बढ़कर बकवास बोला है, तो वो है जॉन लॉक के अधिकारों को। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों को। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना करना अतार्किक है। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना एडमंड बर्ग, रूसो ने भी की है, यानी रूसो, बेंथम, एडमंड बर्ग और बेंथम, एडमंड बर्ग और रूसो, तो ये इनकी आलोचना करते हैं। उसके बाद एक C.V. मैकफर्सन भी इनकी आलोचना करते हैं। उनकी कृति है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जो उन्होंने 1962 में लिखी थी। हॉब्स लॉ को स्वतंत्र मूलक व्यक्तिवादी कहा है। अगर ये क्वेश्चन बने कि स्वतंत्र मूलक व्यक्तिवादी किस विचारक ने बोला है किसको, जॉन लॉक को, तो वो C.V. मैकफर्सन है। C.V. मैकफर्सन के द्वारा इनको बोला गया था। C.V. मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। C.V. मैकफर्सन के अनुसार लॉक के राज के मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना, और C.V. मैकफर्सन के अनुसार लॉक ने शक्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं। या फिर
अगर इनकी आलोचना की जाती है सीबी मैकफर्सन के द्वारा, तो वो ये बोलते हैं कि संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति बचाने के लिए ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो ये संपत्ति के अधिकारों को रक्षक हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं इनके। इस तरह हम देखते हैं कि लोक की दार्शनिक राजनीतिक मान्यताएं ठेठ उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक ने सौदागर उद्योगपति वर्गों के आर्थिक हितों इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए एक विशिष्ट तर्क प्रणाली प्रस्तुत की है और यह मांग की है कि राजनीतिक शक्ति इसी वर्ग के हाथों में रहनी चाहिए। इनमें दो तरह की मान्यताओं को बढ़ावा दिया है। एक तो यह है कि राजनीतिक शक्ति ईश्वर की रचना नहीं बल्कि मनुष्यों की विवेकशील प्रकृति की देन है। यानी जो राजनीतिक शक्ति है वो ईश्वर की रचना नहीं है, वो विवेकशील व्यक्तियों की देन है। ठीक है, दूसरे इसके सहारे सामंतवाद पर प्रबल प्रहार किया है और 17वीं शताब्दी में इसका ध्येय पूंजीपति वर्गों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना और पूंजीपति यानी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना। इस तरह लोक ने राज्य शक्ति के नकारात्मक पक्ष पर बल दिया यानी नेगेटिव एस्पेक्ट पर बल दिया, जो हर तरह से चिरसम्मत उदारवाद की मान्यताओं के अनुरूप था। परंतु 19वीं शताब्दी तक आते आते जब पूंजीपति वर्ग सत्तारूढ़ हो गया, तब उदारवाद ने अपने नकारात्मक दृष्टिकोण का त्याग कर दिया और J.S. मिल, T.H. ग्रीन जैसे विचारकों ने राज्य में कल्याणकारी राज्य का समर्थन करके उदारवाद के सकारात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया। यानी जो नकारात्मक उदारवाद है उसका विचारक है जॉन लॉक, और जो 19वीं शताब्दी में जब ये J.S. मिल है, T.H. ग्रीन आते हैं, तो ये सकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं जिसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर समाज और सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करने की ज़रूरत है तो व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको थोड़ा सा सीमित किया जा सकता है। ठीक है, उसको सकारात्मक उदारवाद बोला गया है। 17वीं शताब्दी को उदारवाद का ध्येय तो समाज पर सामंत वर्ग का नियंत्रण का अंत करना था, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद का ध्येय समाज पर पूंजीपति वर्गों के राजनीतिक नियंत्रण को बढ़ावा देना था। तो यानी उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद में यह है कि जॉन लॉक बोलते हैं कि राज्य को सीमित रहना चाहिए, और सकारात्मक उदारवाद में यह है कि राज्य का और राज्य को कल्याणकारी जो काम है वो करने चाहिए, और थोड़ा सा जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, जो और जिनके विचारक हैं J.S. मिल और T.H. ग्रीन। तो जॉन लॉक की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जॉन लॉक की जो इम्पोर्टेंट बुक है, तो पहला जो इनका जो इम्पोर्टेंट बुक हो रहेगा वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। 1689 में लिखी गई इनकी बुक है, और इनमें क्या क्या है, राजनीतिक दर्शन, प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक अनुबंध और सीमित सरकार। ये पूछा जा सकता है कि जैसे प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक की किस बुक में दिया गया है, तो ये है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, और अगली इनकी बुक है एन एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ज्ञान और अनुभव पर आधारित इन्होंने विचार दिए हैं, ज्ञान और अनुभववाद। उसके बाद है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, ये इनका अगला बुक है। उसके बाद इनकी जो 1893 में शिक्षा से संबंधित विचार दिए गए थे, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन है, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी है, धार्मिक और ईसाई विचारक। तो यानी जो धर्म और ईसाई विचार हैं वो इनकी इस बुक में है, द रीजनेबलनेस ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो ये इनके कुछ बुक हैं। पहला हो गया टू ट्रीटीज, दूसरा ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द लेटर कंसर्निंग हो गया, और सम थॉट्स हो गया, और द रीजनेबलनेस हो गया। ठीक है, ये इनकी बुक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये हो चुका है जॉन लॉक का। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा J.J. रूसो का। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इसकी PDF को भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा फ्लो में क्या है कि जैसे जैसे हम इनको पढ़ते हैं तो कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, तो आप इनकी जो PDF है वो भी देख सकते हैं, और अपने हिसाब से भी आप पढ़ने की कोशिश करें, जो हम भी बोल रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करें। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जैसे नेट, JRF, सेट या TGT, PGT के जितने भी विद्यार्थी हैं और लर्नर हैं, तो उनके साथ आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं, और उनको भी आप ये थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये क्लास ज्वाइन करें।
तो ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, क्योंकि अभी ये बैच हमारा रेगुलर ही चलता रहेगा। तो अब हम इस पर हर रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करेंगे और जो नेट JRF का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।